स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत में। मैं हूं आपकी एंकर के खिजानिया सोलो। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। यूपी की 8 सीटों पर प्रथम चरण के मतदान के बीच कायराना से सापा प्रत्याशी इकारा हसन ने कहा कि कुछ स्थान पर ईवीएम खराब है, जिसके उन्होंने शिकायत भी की है। वहीं नागिना से निर्दल प्रत्याशी चंद्रशेखर आजाद का भी कहना है कि काफ़ी मात्रा में ईवीएम खराब है। वहीं समाजवादी पार्टी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि बूथ कब्जा करने का आरोप लगाया है। वो कर देंगे, एड्रेस कर देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। एक तो होगी ये बात। दूसरी, ईवीएम से चुनाव का क्या फायदा जब 25 ईवीएम 30 ईवीएम सुबह से खराब पड़ी है। मैंने 20 बूथों की शिकायत कर दी, ईवीएम जो है खराब पड़ी है। ईवीएम बहन, चुनाव चल रहा है, किस तरीके का चुनाव आप देख रहे हैं? किस तरीके का चुनाव चल रहा है? चुनाव अच्छा चल रहा है और जो लोग हैं वो लोग सब एकत्रित हो रहे हैं इस सरकार के खिलाफ। और आप देखेंगे कि एक चुप्पी है इस चुनाव में लोगों के अंदर। वो जो चुप्पी है वो कभी भी सरकार के हित में नहीं हो सकती। सरकार के खिलाफ है, लोगों ने मन बना लिया है अंदरूनी तरीके से। लेकिन ये जो सरकार है जिस तरीके से तानाशाही चलाती है, इसलिए लोग चुपचाप बिना प्रदर्शन के इनके खिलाफ खड़े हैं और वोट डालते हैं। अच्छा, आप भ्रमण कर रही हैं, निरीक्षण किया आज मतदान के दौरान, किस तरीके का माहौल देखने को मिला? क्या शांति आप संतुष्ट हैं जिस तरीके से चुनाव चल रहा है? जी, कुछ जगहों पर मशीनें खराब हैं और हमने उनकी शिकायतें डाली हैं और हमें प्रशासन से हम ये उम्मीद लगा रहे हैं कि जितना टाइम वेस्ट हुआ है उतना ही टाइम हमें मतदान के बाद मिलना चाहिए, एक्स्ट्रा टाइम, क्योंकि ये अधिकार है हमारे वोटर्स का, हमारे लोगों का, कि उन्हें पूरा टाइम मिले। तो यही हमारी अपेक्षा है और मेरी सबसे अपील है कि सब लोग आकर अपने मत के अधिकार का उपयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज बढ़ाकर वोट डालें। अच्छा, एक जगह पे गाँव में चुनाव का बहिष्कार भी किया, आप मिलने गई वहाँ पे? जी, मुझे ऐसी जानकारी मिली है और ये वहाँ पर पिछली बार 94% वोट भाजपा के पक्ष में हुआ था। बहिष्कार भाजपा के खिलाफ हुआ है। वहाँ के जनप्रतिनिधि जो है हमारे वाले सांसद जी, उनकी कुछ कार्यशैली इस तरीके की रही है जिसके खिलाफ वहाँ पर बहिष्कार। अच्छा, क्या आप कितनी उम्मीद मानते हैं? जैसे एनडीए की सरकार बन रही है, कितनी सीटें को है? जैसे भाजपा 400 पार बता रही है। 400 पार एक बहकावे का प्रोपेगेंडा है जो मीडिया के माध्यम से वो लोग जनता के दिमाग में उतारना चाह रहे हैं। पर जनता अब इनके काम को, इनके नीयत को समझ चुकी है कि ये सिर्फ भेदभाव करके राजनीति करना चाहते हैं और इन्हें कोई काम नहीं करना है, ना ये काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं। तो ये 400 पार का नारा धरातल पर बहुत हकीकत से दूर है और इसके हमें लगता है कि इनका कोई 400 पार वो नहीं होगा और ये खराब ही होगा। अच्छा, अपनी जीत कितने वोटों से मान रहे हो? देखिए, नंबर्स की बात हम नहीं करते हैं और हमें उम्मीद है कि हम जरूर। एक संदिग्ध परिस्थिति में खेत में एक युवक का शव मिला। मृतक की मौत गोली लगाने से हुई थी और उसके पास ही तमाचा मिला था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतक का नाम पंकज यादव था और वह कुरवाली थाने के ग्राम विष्णुपुर का निवासी था। परिजनों ने आत्महत्या का दावा किया है, लेकिन पुलिस ने मामले की जांच के लिए कार्रवाई की है। क्या नाम भैया आपका? सरमंदर सिंह। ये मृतक हैं, ये कौन है आपके? ये मेरे चाचा के लड़के हैं, सगे। क्या घटना हुई है इनके साथ? ये घटना ये हुई है कि कल ये मामा घर गया था 5 बजे शाम को 5 बजे गया था मामा घर पे। किस गांव में? मरहेरी। थाना कौन सा लगता है वो? बिस्मा लगता है। बिस्मा। तो वहाँ से ये निकला है तो फ़ोन किया कि 5 बजे वहाँ से निकला, उसके बाद ये घर नहीं आया है। तो सुबह जब ये चाचा लोग और ये चाचा का लड़का जब खेत में गेहूँ काटने गया तो वहाँ पे ये इसकी मोटरसाइकिल खड़ी थी। जब इन्होंने देखा है 5 साढ़े 5 बजे लगभग, तो पता चला कि उसकी गोली लगी। अब पता नहीं आपको किसने गोली मारी है? कोई पता नहीं, इस चीज़ का कोई पता नहीं है अभी। किस गांव के रहने वाले हैं आप? तो ये बिशनपुर थाना कुरावली। क्या घटना स्थल पे पुलिस पहुंच चुकी थी? हाँ, बुलाई गई थी पुलिस। अच्छा, तो पुलिस ने सबको अपने कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। कोई संदेह है आपको किसी पर? क्षेत्र में युवक का संदिग्ध परिस्थिति में गोली लगी अवस्था में सब मिला है, क्या पूरा मामला है? आज सुबह कुरावली थाने पर सूचना मिली कि एक डेड बॉडी ग्राम विष्णुपुर में लाल सिंह के खेत पर मिली है। वहां मौके पर जाकर देखा गया तो एक व्यक्ति, उसका नाम पंकज यादव है, पुत्र क्षेत्रपाल, उसकी डेड बॉडी पड़ी थी, उसके सर में गोली लगी थी
और उसके हाथ के पास तमंचा पड़ा था। इसमें तहरीर मिली है कि इसमें प्रथम दृष्टया आत्महत्या प्रतीत हो रही है। डेड बॉडी का पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई है। इसमें जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बुरके में वोट देने आई मुस्लिम महिला मतदाताओं की जांच के लिए मुस्लिम बूथ एजेंटों को तैनात किया गया। मास्क हटाकर आईडी प्रूफ से मिलाकर पहचान की गई। ये पहली बार है कि बुरका पहनकर बूथ एजेंटों की तैनाती के लिए ये कदम उठाया गया है। यही है नकाब अपना थोड़ा सा खोल लो। मैम इसका थोड़ा सा इधर पहन लीजिए, पहले पहन लीजिए जी। यही है आपका, दिखाइए अपने बोर्ड पहले नहीं दिखाऊंगी। सामने सामने जाइए, सामने तैनाती किस उसमें की गई है यहाँ पर? ये सर ये बूथ एजेंट के तौर पे की गई है कि हम लोग जो बुर्का पहन कर आती हैं, जो नकाब डाल कर आती हैं, जो घूंघट डाल कर आते हैं, उन लोगों की आईडी से उनको मैच कर फिर उनका वोट डलवाएं सही तरीके से और कोई फर्जी वोट ना डाले। क्या आपकी पहली बार तैनाती हुई है? ये हमारी पहली बार तैनाती हुई है इस पद पर। 10 क्षेत्रीय दलों ने भाजपा कार्यालय में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और जल शक्ति मंत्री सफ्तांतर देव सिंह को सौंपा समर्थन पत्र। जल शक्ति सफ्तांतर देव सिंह के साथ सहकारिता मंत्री जीपीएस राठौर, प्रदीप निषद उर्फ हेलीकॉप्टर बाबा समेत 10 पार्टियों के अध्यक्ष मौजूद रहे। इन पार्टियों ने 2017, 2019, 2022 चुनाव में भी दिया था बीजेपी को समर्थन। समर्थन के क्या है? भारतीय जनता पार्टी को नीतियों को देखते हुए आज हमारी 10 पार्टियों ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया है। पिछली बार विधानसभा के चुनाव में भी हम लोगों ने 25 दलों ने समर्थन किया था और मजबूती से सरकार बनाया था। इस बार भी 2024 में 80 की 80 लोकसभा जीतने का और जिताने के लिए हम लोग मेहनत से ईमानदारी से काम करेंगे, हर सीट पर काम करके जिताएंगे। आपको हेलीकॉप्टर बाबा के नाम से जाना जाता है, ऐसा क्यों? पिछले विधानसभा चुनाव में मैं एक गांव गरीब मजदूर किसान का बेटा हूं, मछली मारने वाला मछुआरे का बेटा हूं। मैं रात में मछली मारता था, 70 रुपया कमाता था। लेकिन हम लोगों ने पार्टी बनाया और पार्टी बना के अपने पार्टी से हेलीकॉप्टर दौरा किया। पिछले विधानसभा चुनाव में 3 पार्टी ऐसी थी जिसके पास खुद का हेलीकॉप्टर था। पहला बीजेपी, दूसरा समाजवादी पार्टी, तीसरी हमारी सामाजिक न्याय पार्टी ऐसी थी जिसका खुद का हेलीकॉप्टर था। हम लोगों ने हेलीकॉप्टर से 17 हेलीकॉप्टर दौरा किया था। बड़ी बड़ी जनसभाएं की थी। तत्काल के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी मुख्य अतिथि हुआ करते थे और बहुत ही अच्छा समर्थन के साथ हम लोगों ने सरकार बनाई थी। आपने जिस हिसाब से कहा कि हम लोग मछली बेच के हेलीकॉप्टर का आप लोगों को खर्चा कम करा। देखिए मछली हम 2014 के पहले 16 तक हमने मछली मारा। उसके बाद हमने अपना मेहनत करते करते अपनी पार्टी के लिए काम किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर लेखराज सिंह जी ने जो आर्थिक सहयोजक भी हमारे बने, उन्होंने खर्च किया और पार्टी के फंड से ये हेलीकॉप्टर हम लोगों ने उड़ाया। आज 8 लोकसभा में मतदान हुआ है, क्या उम्मीद है कि कितनी सीट मिलेगी? देखिए भारतीय जनता पार्टी हम पीलीभीत में भी गए थे, हर लोकसभा में गए थे, मुजफ्फरनगर, किराना और आपके शामली, सहारनपुर, हम सब लोकसभा क्षेत्र में गए थे। सरकार बन रही है, मजबूती से बन रही है। 8 लोकसभा सीट चुनाव जीतेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल आमने सामने है। एक तरफ जहां बीजेपी के स्टार प्रचारक पार्टी के पक्ष में जनता से वोट की अपील कर रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ता छत्तीसगढ़ का दौरा कर सभी 11 लोकसभा सीटों पर मोदी के संकल्प पत्र को जुमला पत्र बता रहे हैं। इस बीच अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेरा गुरुवार को दुर्ग पहुंची। यहां उन्होंने बीजेपी पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेरा ने कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो को बेहतर बताते हुए मोदी के मैनिफेस्टो को जुमला पत्र बता दिया।
आज पूरा ठीक है, आज पूरे देश के सामने ये समस्या है। ये चुनाव किसी के हार और जीत का नहीं है, ये चुनाव संविधान को बचाने की लड़ाई का है। पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट होकर देश का संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहा है और देश का संविधान इसीलिए बचाने की ज़रूरत है क्योंकि मोदी सरकार संविधान नष्ट खत्म करते ही सबसे पहला काम आरक्षण खत्म करने का करेगी। आरक्षण इसलिए खत्म करेगी क्योंकि SC, ST, OBC से उनको कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ एक आदमी से मतलब है, अदानी और उनके साथ अंबानी। दूसरी चीज़, वो चाहते हैं कि पूरे देश का निजीकरण हो जाए। सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल अगर हम इसका दें तो आपका खुद का भिलाई स्टील प्लांट है जिसको बार बार निजीकरण वो करना चाह रहे हैं और उनका एक लक्ष्य छत्तीसगढ़ चुनाव जीतना ये नहीं था कि हम छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा करें, पर वो ये चाहते थे कि जिस तरीके से नगरनार प्लांट का निजीकरण किया जा रहा है उसी तरीके से भिलाई स्टील प्लांट को भी अडानी को बेच दिया जाए। तो ये चीज़ वो संविधान में संशोधन लाना चाहते हैं ताकि ना आप सवाल उठा सके। जो सरकार आज संविधान के होते हुए, जब संविधान हमें ये हक देता है कि हम आंदोलन कर सके, अपनी आवाज़ उठा सके, आंदोलन को दबाने के लिए शहनशाह हमारे तानाशाही कर रहे हैं, डरा रहे हैं, केस कर रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं अगर आप आंदोलन करोगे तुम्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, अपनी आवाज़ उठाओगे तो तुम बाहर नहीं जा पाओगे। 800 से अधिक किसान शहीद हो गए, उन पे ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं, बेटियों पे, खिलाड़ियों पे लाठी चलाई जा रही है। तो वो चाहती है कि संविधान नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए ताकि आप आंदोलन भी ना कर सके। वो चाहती है जो मीडिया आज आप जो मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कल को किसी से भी सवाल ना पूछ सके। वो चाहते हैं कि उनकी 400 सीटें आ जाए ताकि मीडिया से भी सवाल पूछने का हक चला जाए, ताकि देश की जनता ये ना जान सके कि मोदी जी जैसे भिलाई स्टील प्लांट का निजीकरण करना चाह रहे हैं, नगरनार का निजीकरण कर रहे हैं, किस तरीके से देश को अडानी को बेच रहे हैं, ये जनता तक ना पहुँचे। ACC बिक चुका है, ये जनता तक ना पहुँचे। ये तो मैं धन्यवाद देती हूँ आप जैसी मीडिया का जो हर चीज़ जनता तक पहुँचाने का काम करते हैं और हमारे तानाशाह का चेहरा जनता तक पहुँचाने का काम करते हैं। मैंने जैसा आपको कहा 400 पार वो बोल रहे हैं और वो 150 पे भी नहीं पहुंचेंगे। हम बस एक बात बोलते हैं कि हम देश के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम इतनी सीटें लेकर आएंगे कि देश को एक सशक्त सरकार देंगे, एक स्टेबल सरकार देंगे और ताकि एक कोई भी देश के संविधान पे हमला ना कर सके, देश की महिलाओं पे हमला ना कर सके, किसान पे हमला ना कर सके, युवा हमारा 22 साल पे रिटायर होकर बेरोजगार ना हो, किसान हमारा खुशहाल हो, उस पर हमले करे ना जाए, उनकी शहादत ना हो, बेटियां खिलाड़ी हमारा विश्व भर में जाके नाम का डंका करे, उन पे लाठियां ना चलाई जाए और सबको महंगाई से राहत मिले, रोजगार मिले। तो उसके लिए जितनी सीटें चाहिए, मैं कभी ऐसे वादे नहीं करती कि ये पार कर देंगे, वो पार कर देंगे। हम वो करेंगे कि जनता की सेवा हो सके और बिना किसी रुकावट, बिना किसी बाधा के। और हाँ, जब हमारी सरकार बनेगी हम ऑपोजिशन की आवाज़ दबाने का काम नहीं करेंगे, उनको लोकसभा से बाहर निकालने का काम नहीं करेंगे, सबसे डिस्कस करके हर चीज़ को साथ लेकर चलने का। आर्थिक आरक्षण पे क्यों नहीं बात की? आर्थिक आरक्षण हमने तो हर छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में हुए देर जारी जवानों के साथ हुए नक्सली मुताबिक में हुए नक्सलियों की मौत में पूर्व सीएम भूपेश बाघेल के फर्जी एनकाउंटर का बयान पर उन्हें की बातचीत लोकसभा सांसद विजय बाघेल ने तीखा प्रहार किया है। सांसद विजय बाघेल ने पूर्व सीएम भूपेश बाघेल को ही फर्जी होना बताया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि जो पहला चुनाव हुए उसमें भी फार्म में फर्जी की गई है। नक्सली मुठभेड़ हुआ है तो भूपेश बघेल जी ने इस मुठभेड़ को फर्जी बताया है, इस बारे में क्या? जो फर्जी आदमी है उसको हर चीज़ फर्जी दिखता है। भूपेश बघेल खुद ही फर्जी है। उनका जो उदय है 1993 में जो पहला चुनाव हुआ उसमें बी फार्म में फर्जीगिरी करके उनको टिकट मिली थी, इसलिए फर्जी रूप से वो पैदा हुए हैं राजनीतिक रूप से।
इसलिए राजनीतिक रूप से जिनका उदय ही फर्जी हो उसको सभी चीज़ पर फर्जी लगती है। आज तक जो आदमी झीरम घाटी की सत्यता को लेके बहुत सारी सबूतों की बात करते थे, विपक्ष में थे तो जेब में लेके घूम रहा हूँ, 5 साल सरकार में रहे उसको दे नहीं सके और आज बात कर रहे हैं। जिसका शक था एक विधायक उसको आज चुनाव लड़वा रहे हैं। वो शक के दायरे में थे उस समय झीरम घाटी में, उसका क्या हुआ? 5 साल सरकार में थे। तो ये फर्जी लोग हमेशा फर्जी बात करेंगे। जवानों के इस तरह के दबंगता से नमन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। अपने जान की बाजी लगाकर जो जवान अपने घर परिवार को छोड़ के उन बिहड़ों में उन नक्सलियों से लड़ते हैं उसको फर्जी बताते हैं, शर्म नहीं आती। स्थानीय इंदिरानगर जोगदीप नाले में एक तैरती हुए काटे हुए पाव देखा गया। कोतवाली पुलिस को इसकी जानकारी मिलने पर इस काटे हुए पाव को नाले से बाहर निकलकर मोर्चुरी में रखा गया है। ऐसे संदेश व्यक्त किया जा रहा है कि इस किसी के द्वारा इस फेंकी गई है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खोज रही है। मोहल्ले के प्रत्यक्षदर्शी बालक ने बताया कि एक सफ़ेद रंग की कार में एक व्यक्ति आया, कार्टून में कुछ फेंककर चला गया। रुक जा दी हम हटा हाथ हटा। आदमी क्या वही है, कटा है एक्सीडेंट वाला वो जो पीएम से होने होता है टुकड़ा मटेरियल स्टेट वाला। यूपीएससी परीक्षा का जो रिजल्ट आया वो शानदार रहा, लेकिन इसने कई सवाल भी खड़े कर दिए जिनके जवाब सिविल सर्विसेज मंत्री प्रभाव ने दिया। आप भी देखिए क्या सवाल खड़े हुए हैं इस रिजल्ट के बारे में। यूपीएससी का रिजल्ट आया है, बहुत ही शानदार आया है। बहुत से बच्चे अपने सपनों को पूरा करने की तरफ बढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ सवाल भी हैं जो हमारे दिमाग में आए हैं। जैसे कि इलाहाबाद और पटना पहले यूपीएससी का एक हब हुआ करता था। किसी भी बच्चे से आप बात करिए आज से कुछ साल पहले तो वो इलाहाबाद जाता था या पटना जाता था, लेकिन अब इलाहाबाद और पटना की जो भागीदारी है वो ख़त्म होती चली जा रही है। और जहाँ तक बात करें कि इस बार जो था कि आपने देखा होगा कि जो हिंदी भाषी बच्चे हैं वो बहुत ही कम उनका रेशियो है यूपीएससी के जो ये रिज़ल्ट आया है। ऐसे में आज हमारे साथ बात करने के लिए प्रभाष बहादुर मौजूद हैं जो कि एक मेंटर हैं, और हम उनसे ये जानेंगे कि आखिर ये बदलाव किस तरफ आ रहा है, किस तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रभाष, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। प्रभाष, ये बताइए कि जिस तरह से ये यूपीएससी का रिजल्ट आया, आपने देखा कि ज़्यादातर बच्चे या तो एमटेक या बीटेक किए हुए हैं, तो ये जो बदलाव देखने को मिल रहा है इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये बदलाव सिर्फ इस साल का बदलाव नहीं है रिज़ल्ट में, ये हम देख रहे हैं पिछले 6-7 साल में ये ट्रेंड है और इधर बीच ये ज़्यादा बढ़ गया है। और मूलतः इसके 2 कारण मैं समझता हूँ। पहला तो ये कि टेक्निकल नॉन टेक्निकल में भी अगर आप सेग्रीगेशन करें तो उसमें हिंदी भाषी और अंग्रेज़ी भाषीय बच्चों में ये हम अंतर समझ सकते हैं। जो अंग्रेजी भाषी बच्चे होते हैं वो टेक्निकल बैकग्राउंड, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट बैकग्राउंड से होते हैं, जबकि जो हिंदी पट्टी के बच्चे होते हैं जो आप नॉर्दर्न स्टेट्स कह सकते हैं, तो मेरी समझ से वो बीए, बीकॉम, एमए इन सब कोर्सेज में एनरोल करते हैं और एस्पिरेशनल कैटेगरी होते हैं। बट जब से सीसैट लागू हुआ है तो मेरे समझ से ये डिफरेंस ये खाई पटी नहीं है, जबकि और बढ़ गई है। सीसैट का मुद्दा संसद में भी गूंजा था और पुरजोर तरीके से इसका विरोध भी हुआ था, और उसके पीछे सिर्फ यही कारण था कि हिंदी माध्यम और अंग्रेज़ी माध्यम और टेक्निकल बैकग्राउंड से आने वाले बच्चों को कहीं ना कहीं एक एडवांटेज है। और ये सिर्फ सीसैट में प्रीलिम्स में जो इंट्रोड्यूस हुआ है, ये साल दर साल इसको कहते तो क्वालिफाइंग पेपर हैं, पर एक्चुअली में डिस्क्वालिफाइंग पेपर की तरह रिजल्ट्स दे रहा है, खासतौर से हिंदी माध्यम बच्चों के लिए। क्योंकि जिस ग्रामीण पृष्ठभूमि से वो आते हैं और जो विद्यालय और जो शिक्षा पद्धति जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में वो पढ़ करके आते हैं, और उनसे उम्मीद करना कि इस स्तर पे आ करके वो compete करें, तो ये मैं समझता हूँ थोड़ी तो बेईमानी हुई है। और आप यूपीएससी का इस बार रिज़ल्ट देखेंगे, जो 1016 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है,
बहुत ही ना के बराबर 50-55 सिलेक्शन शायद हिंदी मीडियम से अभी तक हुए हैं। प्रभाष, आपको क्या लग रहा है कि ये जो पूरा ये सीसेट वाला जो चल रहा है, क्या इसमें बदलाव होना चाहिए, और अगर बदलाव होना चाहिए तो किस स्तर पर होना चाहिए, आपको क्या लगता है? नहीं, बदलाव तो बिल्कुल होना चाहिए। बदलाव पहला मैं इसमें कारण इसलिए समझता हूँ बदलाव होना चाहिए क्योंकि सीसैट आप प्रिलिमिनरी लेवल पर सिर्फ इंट्रोड्यूस करते हैं, उसका मेंस में कहीं पे भी कोई रोल नहीं है। पहले स्टैटिस्टिक्स का पेपर आया करता था 2009-2008 के पहले, तो स्टैटिस्टिक्स एक टेक्निकल एस्पेक्ट है। तो अगर आप इस तरह का कोई एक्सटेंडेड सिलेबस दे रहे हैं इन मेंस तो मैं समझता हूँ, लेकिन आप अगर मेंस को देखें तो 95% मेंस इज़ ह्यूमैनिटीज़ बेस्ड। वो सिर्फ ह्यूमैनिटीज़ आर्ट साइड के बच्चे और जो कि हिंदी मीडियम के बच्चे ज़्यादा होते हैं, तो उनके लिए वहाँ पे लड़ना आसान हो जाता है। लेकिन अगर आप सीसैट की बात करें तो जब बच्चा पहले ही बाहर हो जाएगा तो आप क्या उम्मीद करते हैं? क्या दो सीसैट लागू होने से पहले हिंदी मीडियम और अंग्रेज़ी माध्यम के बच्चों का रेशियो आप देख लें, लमसम रहता था। और जैसा कि आपने बोला, इलाहाबाद, लखनऊ और पटना ये बेसिकली एक हब रहे हैं यूपीएससी की तैयारी करने के बाद। और यूपीएससी की तैयारी में बच्चा वही जाता है जो एकदम एक सपने की तरह देखता है। उसका मैं उदाहरण भी देना चाहूँगा। अभी एक पिक्चर आई थी 12th फेल, तो वो भी मुरैना के किसी गांव से, मध्य प्रदेश से आया था। तो ऐसा नहीं है पॉसिबल है या कोई ज्ञान की कमी है या परिश्रम की, जबकि देखा यह गया है परिश्रम ज़्यादा करते हैं। लेकिन एग्ज़ाम की इस परीक्षा की पद्धति इस तरह से बना दी गई है कि जैसे एक वर्ग को, एक अंग्रेज़ी में शब्द है जीनोसाइड, जो जीनोसाइड का मतलब है एक नरसंहार कर देना। और टेक्निकल नॉन टेक्निकल की बात तो बाद में आती है। पहले एक अंग्रेजी माध्यम का बच्चा अगर सामने हो और आपके सामने पढ़ रहा है, परफॉर्म कर रहा है, तो आपके ऊपर हिंदी पट्टी होने का एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी रहता है कहीं ना कहीं, मैं समझता हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस को भी शेक करता है। जबकि जो बच्चे हिंदी मीडियम के अगर सीसैट क्वालिफाई करके मेंस तक पहुँचते हैं, आप उस रेशियो को देखें तो उस रेशियो में जितने बच्चे हिंदी मीडियम से इंटरव्यू तक जाते हैं वो अंग्रेजी माध्यम से ज़्यादा हैं। तो सीसैट का तो मैं समझता हूँ कि इस पे पुनर्विचार करना चाहिए यूपीएससी को, नहीं तो एक हम एलिटिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। और मेरे हिसाब से हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो हम ये समझते हैं कि हिंदी का कहीं ना कहीं एक रोल होना चाहिए। जैसा कि अभी आप हमारे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपी कमीशन में हिंदी के पेपर में जो कि मेंस का पेपर है उसके मार्क्स जुड़ते हैं, जबकि यूपीएससी में पेपर कंपलसरी पेपर है। तो अगर मार्क्स जुड़ने लगे तो एक ये माध्यम हो सकता है कि हिंदी मीडियम की भागीदारी हम देख सकते हैं सिलेक्शन में। आपने जो राष्ट्रभाषा की बात की है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। वो इसलिए क्योंकि हमने देखा हुआ है कि अगर रशिया को आप देखिए तो वहाँ पर रशियन लैंग्वेज यूज़ हो रही है पढ़ाई में पूरी तरीके से। जैपनीज़ अपनी भाषा यूज़ करते हैं, बाकी के भी जो और देश हैं जो विकसित देश कहे जाते हैं वो अपनी अपनी भाषा यूज़ कर रहे हैं। लेकिन भारत के साथ एक ये दुर्भाग्य रहा है कि हिंदी को हमने राष्ट्रभाषा तो मान लिया है, लेकिन हमारे यहाँ जो भी हायर एजुकेशन के जो भी सिलेबस हैं, जो भी बुक्स हैं, जो भी सारी चीज़ें हैं, उसमें इंग्लिश का ही भरपूर इस्तेमाल होता है। तो ऐसा नहीं और उसके बाद ये कहा भी जाता है, जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि हिंदी जो है, अगर हम टेक्निकल शब्दों को हिंदी में लेके आएंगे तो बहुत ज़्यादा वो क्लिष्ट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा उनको समझने में दिक्कत होगी। तो यही बात तो दूसरी भाषाओं में भी हो सकती थी ना, तो दूसरे देश ऐसा कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल इसका कोई एक मध्यम मार्ग निकालना ज़रूरी है। क्योंकि आईएएस के अगर यूपीएससी की जैसे रिजल्ट की बात करी, इसमें गुजराती मीडियम से भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं, अपनी साउथ के बच्चे तेलुगु भाषा में भी पेपर लिखते हैं तो वो भी सेलेक्ट होते हैं। तो हिंदी जो बहुतायत में बच्चे अपीयर करते हैं एग्ज़ाम को, इस पे भी सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। लेकिन उस साथ में एक भी बात बोलना चाहूँगा, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है सरकार की, इसके दूरगामी सकारात्मक प्रभाव देखने ज़रूर मिलेंगे, लेकिन ये चीज़ें बहुत पहले हो जानी चाहिए। हमें लगता है कि जो पृष्ठभूमि है वो हमारा स्कूल है, और स्कूल से अगर हम वो गैर बराबरी ना रखें तो आप देखेंगे कि 50-50 या 45-55 के रेशियो में सिलेक्शन होंगे, चाहे वो बच्चा किसी भी माध्यम का हो। प्रभाष, यहाँ पर एक सवाल और बनता है कि क्या हमारी जो शिक्षा पद्धति है वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी है
बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं रह चुकी है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, ग्रेजुएशन के बाद जो भी करना होता है वो करना होता है। उसके पहले या तो बच्चा बीएससी करे, बीकॉम करे या बीए करे। और आज की डेट में बीए, बीएससी या बीकॉम करने के बाद अगर किसी को ये लगे कि उसको जॉब मिल सकती है तो जॉब तो मिलनी ही नहीं है, उसके बाद उसको कुछ और करना ही होता है। तो ऐसे में क्या आपको ये नहीं लगता है कि ये जो बीए, बीएससी, बीकॉम वाला कॉन्सेप्ट है इसको ख़त्म करके और 12th के बाद ही तकनीकी शिक्षा के तरफ या और बच्चे का जिस तरफ इंटरेस्ट हो, आप एक कॉमन एग्ज़ाम ले लीजिए कि जिस बच्चे का जिस तरफ रुझान हो, जिस तरफ वो जाना चाह रहा हो उस तरफ जाए। जी बिल्कुल, मैं इसका समर्थक हूं जो आपने बात कही, और 12वीं के बाद ही करिकुलम में कुछ इस तरह के प्रबंधन होने चाहिए जिससे बच्चे की एक एक्सपर्टीज़ डेवलप हो पाए। हम एक्सपर्टीज़ की तरफ जब ध्यान देंगे तो तभी हम समझते हैं कि हम हर फील्ड में अग्रणी रहेंगे। जो आपकी बात का मैं बिल्कुल पुनर्समर्थन करता हूं, और एक्सपर्टीज़ डेवलप करने के लिए उसको सिलेबस में उतना स्कोप देना पड़ेगा। फला कोई बच्चा आर्किटेक्ट बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, सिर्फ पढ़ाई के नाम पे खाना पूर्ति हो ये तो नहीं है, क्योंकि फिर ग्रेजुएशन के अंत में जा कर के बच्चा एकदम बिल्कुल उस मुहाने पे खड़ा होता है, बिल्कुल कोई सब एक रूप एक बराबर खड़े होते हैं, सबके सामने एक प्रश्न चिन्ह होता है अपने फ्यूचर को लेकर के। तो इसमें कुछ इस तरह का प्रावधान ज़रूर करना चाहिए जहाँ पे बच्चे की एक एक्सपर्टीज़ डेवलप हो और वो अपने आप को अपना खुद का आकलन कर सके कि वो फील्ड उसके लिए बना है कि नहीं बना है। हमारा शो अगर जो नीति निर्धारक लोग हैं, जो नीति निर्माता लोग हैं, अगर वो देख रहे हैं तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि प्रभाष ने जो भी बातें कही हैं एक बार आप उनको सुनिएगा, समझिएगा और उसके बाद ये सोचिएगा कि आगे हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं उनके लिए आप क्या और बेहतर कर सकते हैं। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।